और ईरान से जंग शुरू करने का मकसद सियासी फवायद हासिल करना था कि जो हासिल ही नहीं किए गए। इसी तरह इजराइल को पहुंचने वाले नुकसान से मुतल्लिक उनका कहना था कि इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जब ईरानी मिसाइल हमलों में शिद्दत आई तो इजरायली मिसाइल सिस्टम की सलाहियत में भी कमी वाक़ हुई और ये बड़े वाज़ेह तौर पर देखी गई। हालांकि अमेरिका मुसलसल इसकी मदद कर रहा था। इसी तरह एक सवाल यह भी है कि क्या सदर ट्रंप ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और क्या ईरान पर हमला दुरुस्त भी था या नहीं। अमरीकी सेनेटर्स नाजरीन इस हमले को गलत करार देते हुए ये कह रहे हैं कि अमरीकी हमले से क्या नताइज हासिल किए गए। इस हमले से अमरीकी सदर ने लाखों जानों को खतरे में डाल दिया और यह हमला एक गैर आईनी इकदाम था कि जो किसी सूरत नहीं उठाया जाना चाहिए था। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि 12 दिन बाद ट्रंप ने सीज फायर क्यों कराया या फिर इसका ऐलान क्यों किया गया। सऊदी अरब, इराक और इजराइल में खिदमात सर अंजाम देने वाली साबिक अमरीकी सफीर जीना एबरक्रॉम्बी विंस्टैनली का यह कहना है नाजरीन कि जंग अपनी मर्जी से छेड़ी भी गई और अगर ट्रंप ने जंग बंदी करवाई है तो यकीन जानिए कि सीज फायर की सबसे ज्यादा जरूरत भी सदर ट्रंप को ही थी क्योंकि ट्रंप नीडेड एन एग्जिट प्लान। इजराइल ने इस 12 रोजा जंग से क्या हासिल किया, इस सवाल का जवाब भी कुछ यूं दिया गया है कि यह हमला बुनियादी तौर पर गजा से तवज्जो हटाने के लिए था कि जहां रोजाना फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी जारी रहेगी या फिर कुछ वक्त के बाद सीज फायर खत्म हो जाएगा। ये वो सवाल है कि जो आज हर कोई पूछ रहा है और इस सवाल का भी जवाब देते हुए मारूफ सिक्योरिटी और डिफेंस तज्जियाकार माइकल क्लार्क का यह कहना है कि चूंकि जंग बंदी एक नाजुक अमल है इस वजह से इस पर नजर सख्ती से रखने की जरूरत पड़ती है ताकि कोई एक फरीक यकतरफा तौर पर इसका खात्मा ना कर दे और इस सूरत हाल में एक ऐसा मुल्क होना चाहिए कि जो सीज फायर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मगर सीज फायर ऐलान के बाद जो कुछ हुआ है ऐसा होता नजर नहीं आ रहा कि जंग बंदी जारी रहेगी। अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद क्या ईरान का जौहरी प्रोग्राम रुक गया है? इससे मुतालिक आज बीबीसी ने लिखा है कि ईरान कम अज कम अवामी सतह पर इस बात का इरादा कर चुका है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट की अपनी सलाहियत तर्क नहीं करेगा कि जो कि अमरीका का अहम तरीन मुतालबा है। फिर एक सवाल यह भी है नाजरीन कि क्या ईरान मुज़ाकराती अमल में दोबारा शामिल होगा। इससे मुतालिक भी बीबीसी ने लिखा है कि ईरानी सफारतकार किसी मुआहदे पर पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन ये मुज़ाकरात अब इतने आसान नहीं होंगे। इन्हीं मुज़ाकरात से मुतालिक साबिक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी का मानना है कि जंग कभी भी मुज़ाकरात और सफारतकारी का मुतबादिल नहीं हो सकती। जंगों के बाद हमेशा टेबल पर आना ही पड़ता है। उनके नज़दीक असल सवाल यह है कि अमरीकी हमलों के बाद ईरान को कितना नुकसान हुआ क्योंकि ये तो किसी को मालूम ही नहीं। हमारी नज़र में ईरान अपनी 60% इनरिच यूरेनियम बचाने में कामयाब तो हुआ है नाजरीन, मगर जौहरी प्लांट्स पर हमलों, साइंसदानों और आला अस्करी क़यादत की शहादत की सूरत नुकसान भी हुआ है। लेकिन ईरान की जौहरी सलाहियत अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह इजराइल और अमेरिका का प्लान था कि ईरान में रजीम चेंज को यकीनी बनाया जाए और इस हदफ में भी अमेरिका और इजराइल को कामयाबी हासिल नहीं हुई। अलबत्ता ईरान के आला अस्करी ओहदेदारों को इजराइल की जानिब से निशाना जरूर बनाया गया है और ईरान के सिक्योरिटी अपरेटस पर सवालात भी उठ चुके हैं। जहां ईरान को बड़े नुकसानात हुए हैं वहीं इजराइल के खित्ते में हेजेमनी पर भी सवाल उठ चुका है। अमरीकी हिमायत और लगातार बमबारी के बावजूद भी ईरान ने अकेले डटकर इजराइल का मुकाबला किया है। ईरान ने आयरन डोम की मिथ को भी बस्ट कर दिया है, कामयाबी से तोड़ा है और मिसाइल रोकने की सलाहियत 11 दिनों बाद फकत 50% तक रह गई थी। और अगर अमेरिका ईरान पर हमला ना करता तो यकीनन इजराइल के बड़े शहर मुकम्मल तौर पर ईरानी मिसाइलों का निशाना होते। ईरान जंगबंदी को अपनी कामयाबी करार देते हुए जश्न का ऐलान कर चुका है। हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं इरानियन सहाफ़ी जिमी विर्क। जिमी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप तेहरान में मौजूद हैं। 12 दिन एक आम इरानियन जो है किन किन लम्हात और एहसासात से गुजरा है, ये जरा वाज़ेह तौर पर बताइएगा। सबसे पहले तो ये 12 दिन जंग जारी रही है। पिछले जुमे को शुरू हुई थी, इस जुमे को नहीं, पिछले जुमे को जो असैसिनेशंस हुई हैं और मिलिट्री साइट्स पर हमला हुआ और ये अचानक था, आउट ऑफ द ब्लू था और इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर बैठा था अमेरिका के साथ। 5 मुज़ाकरात के राउंड्स हो चुके थे। ईरानियंस को, लोगों को तवक्को थी कि इसका एक मस्बत नतीजा निकलेगा और वो बड़े पुरउम्मीद थे। 5 नेगोशिएशन के मुज़ाकरात हुए थे, 3 ओमान में हुए थे, 2 यूरोप में हुए थे, तो उनको लगता था कि जल्द इसका नतीजा निकलेगा।
यहाँ पर हुकूमत की भी यही सूरत हाल थी। वो भी चाहती थी कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों, एक डील हो, एक आबरूमंदाना मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई जाए, जिसके नतीजे में ईरान से पाबंदियां हट जाएं, सैंक्शंस हट जाएं, इंटरनेशनल जो आइसोलेशन अमेरिका ने पैदा की हुई है वो खत्म हो जाए, जिंदगी नॉर्मल हो जाए, जो और यहाँ की जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें ऑयल है, गैस है, पेट्रोकेमिकल्स है, वो दोबारा शुरू हो जाएं, तो इनकी जो 200-300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं वो बहाल हो जाएं, ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर हो। तो ये सबका पर्पज था कि आउट ऑफ द ब्लू ये सारा कुछ हुआ। वो बाद में पता चला कि नेतन्याहू साहब ने जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो समवेयर इन द मिडल कहीं उसने ना डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया कि ईरानियंस मुज़ाकरात में संजीदा नहीं हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि ये शुरू से संजीदा थे। उसने कहा संजीदा नहीं, उसका इलाज ये है कि इनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, इंटेलिजेंस लीडरशिप है, आईआरजीसी की है, इसको खत्म किया जाए और फिर ये मुज़ाकरात करें। मैं समझता हूँ अगर ये पॉलिसी थी तो ये सुसाइडल थी, बहुत गलत थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ईरानी इतने बड़े जख्म को, इतने बड़े झटके को बर्दाश्त कर लें और फिर मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। तो ये हमला ना, पहले इसका बैकग्राउंड जानना बहुत बड़ा जरूरी है कि ये हमला हुआ कैसा है। तो इस बैकग्राउंड में हमला हुआ है। ईरानियन कौम और ईरानियन हुकूमत दोनों, वो लोग भी ईरानी जो गवर्नमेंट के नाकद थे, वो भी इसको बिट्रेयल के तौर पर ले रहे हैं। वो समझते हैं कि वो हुस्न नीयत के साथ अमरीकियों के साथ बैठे कि मुज़ाकरात करें, अपने मसाइल का हल निकालें, अपनी तन्हाई को ख़त्म करें, पाबंदियां हटाएं, क्योंकि पाबंदियों ने यहाँ जिंदगी अजीरन की हुई थी। लेकिन उनके साथ अमेरिका की अप्रूवल के साथ बिट्रेल हुई। अमेरिका ने वो काम जो खुद नहीं कर सकता था वो इसराइल से करवा दिया, और इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप की, आईआरजीसी की, इंटेलिजेंस की, सबकी असैसिनेशन हुई। सबसे अहम न्यूक्लियर साइंटिस्ट के असैसिनेशन हुई। नौ नौ साइंसदानों को उस रात मारा गया। 6 साइंसदानों को उससे पहले, 5 या 6 साइंसदानों को उससे पहले मारा गया था। उसमें सबसे अहम फखरीजादे थे जो हेड थे इस सारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। साथ ही साथ मिलिट्री पर भी अटैक हुए, बेसिस पर भी हुए। तो ईरानियंस इसको ना एक बिट्रेयल के तौर पर लेते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ फरेब हुआ। और ये बात बड़ी अहम है और समझने वाली है। ये पाकिस्तान में कम लोग समझते हैं कि यहाँ जो हुकूमत के खिलाफ भी लोग थे जो मुतमिन नहीं थे उसकी कारकर्दगी से, वो भी इस नुक्ते पर हुकूमत के साथ आ गए, यहाँ पर रजीम के साथ आ गए कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अमेरिका और इसराइल ने बैक स्टैब किया है।